Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 1 दिसंबर 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाइजर रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों स्टार्ट करेंगे लेक्चर को अपने थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। ये टॉपिक आज जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं दिल्ली के डेट क्राइसिस के बारे में। तो ऐसे ही दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर हो, सभी जगह पर आर्टिकल कवर किया गया है। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर सेक्शन का ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है और उनसे 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। और ये लोन कहां से मांगा गया है, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से। ये जो एनएसएसएफ वाला फंड है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। इस फंड के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट होंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, उसको याद रखिएगा। अब इतने सारे लोन की ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ रही है वो सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों पहली बात तो अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर में इलेक्शंस आने वाले हैं, यानी कि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उनको फंड का रिक्वायरमेंट भी होगा क्योंकि इलेक्शंस में वो पैसा खर्चा जाएगा। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत सारे सजेशन दिए हैं कई सारे इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स के, और उन सजेशन में इनसे बोला गया है कि आप इतना सारा फंड लेकर जो यूज़ करेंगे उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले आपको पता होगा एमसीसी लग जाता है। एमसीसी मतलब क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जैसे ही एमसीसी लग जाएगा इलेक्शंस के ऊपर में जो गवर्नमेंट है वो कोई नया खर्चा नहीं कर पाएगी, नई स्कीम्स वगैरह लॉन्च नहीं कर पाएगी, तो इतने सारे फंड की रिक्वायरमेंट क्या होगी। दूसरी बात, अगर इतना सारा फंड ले लेंगे तो वापस से लौटाना भी तो है, क्योंकि ये एक प्रकार का लोन है। और आप लोन कहाँ से ले रहे हैं, एनएसएसएफ से, इस वाले फंड से ले रहे हैं। और पता है इस वाले फंड से लोन लेने में एक सबसे बड़ा घाटा क्या है, क्योंकि जब आपको ये लोन लेटाना होता है तो इस फंड में बहुत सारा इंटरेस्ट लगता है। अगर आप नॉर्मल मार्केट से कोई भी अमाउंट बोरो करते हैं तो फिर भी वहाँ पे ब्याज कम देना होगा, लेकिन जब आप नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से फंड उठाएंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। वो भी आगे मैं आपको इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो बताऊंगा। तो करंट समय पर आपको पता है जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं वो है अतिशी मालेना। तो इन्हीं के अंडर में जो पूरा का पूरा फाइनेंस पोर्टफोलियो है वो आता है। आज के समय पर यही उस फाइनेंस पोर्टफोलियो को देख रही हैं। इन्होंने यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है वो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनको भेजा है कि हमें इस फंड की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ हमको ये फंड दीजिए। और बताया ये भी जा रहा है कि इस तरीके से दिल्ली के ऊपर में बहुत सारा डेट इकट्ठा हो चुका है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, बट करंट समय पर जो डेट है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से आने वाले समय पर लगभग 2039 तक, या फिर अगर हम बात करें 2040 तक, दिल्ली को लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपीस का भुगतान करना होगा। इतना प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट करना होगा ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का तो ब्याज भी होने वाला है। तो ये सब कर्जा इनको लौटाना है। इस वजह से बोला जा रहा है करंट समय पर जो डेट क्राइसिस है वो बढ़ रहा है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के बारे में कि ये फंड है क्या और किस तरीके से वर्क करता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से कुछ डिटेल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। देखिए ये जो पर्टिकुलर फंड है, यहाँ पे बहुत सारा जो पैसा है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। और इस फंड को 1999 में बनाया गया था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर में। तो कहने का मतलब है कि ये जो फंड है दोस्तों पब्लिक अकाउंट के अंडर में आता है, तो ये जो पैसा है वो पब्लिक का है। पब्लिक का पैसा कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है मार्केट के अंदर में, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट के पास में जाता है और वो पैसा यहाँ पर आप कह सकते हो एज अ पब्लिकली इस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखा जाता है। अब अकाउंट ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। एक पढ़ा होगा कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना, एक पढ़ा है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तीसरा जो फंड होता है वो होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया।
जिसको सेपरेट रखा गया है। पब्लिक का जो पैसा है उसको यहाँ पे रखने के लिए इस अकाउंट को बनाया गया था। तो इसी अकाउंट के तहत यहाँ पे जो हमारा नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम फंड है वो तैयार किया गया है, ध्यान में रखिएगा। ये फंड कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। लेकिन एक बात और भी है, इस पूरे फंड को तैयार किया गया है एक नियम के माध्यम से, एक नियम के माध्यम से रेगुलेट भी होता है। वैसे तो 1999 में इसको बना दिया गया, उसके बाद हमारे पास में एक नया रूल आता है। उस रूल का नाम है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड कस्टडी एंड इन्वेस्टमेंट रूल 2001। 2001 का जो ये नियम है, यहाँ पे जितने भी रूल्स हैं जो तैयार करे गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 283 क्लॉज 1 के आधार पे तैयार करे गए हैं। इस वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इस पर्टिकुलर फंड में। तो जो भी पैसा इस फंड में इकट्ठा होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट्स को कवर करने के लिए, यानी कि जब उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार का और कमाई कम होती है, तो जो बीच का गैप हुआ है उस गैप को भरने के लिए या उस अमाउंट को कवर करने के लिए इस वाले फंड से पैसा निकाल लेते हैं। बाकी जो पैसा बचता है उसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं सेंट्रल और गवर्नमेंट, जितने भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर में, ताकि इनको रिटर्न मिले, ये स्कीम काम करते रहे। क्योंकि ओवरऑल ये पब्लिक का पैसा है, उन्होंने स्कीम्स के माध्यम से पैसा इसके अंदर में इन्वेस्ट कर रखा है। क्योंकि अब ये पैसा पब्लिक को भी लौटाना होगा, उनको भी ब्याज के साथ में लौटाना होगा, समझ रहे हैं? तो इस वजह से यहाँ पर इनको इसी पर्टिकुलर फंड में पैसा जनरेट भी करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस फंड से जो हमारी राज्य सरकार है वो लोन उठा सकती है। तो राज्य सरकार लोन उठाती है, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट एनएसएसएफ से लोन उठा रही है, लेकिन ये लोन ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, मार्केट से अगर आप लोन उठाओगे तो फिर भी कम इंटरेस्ट में मिलेगा, यहाँ से लोन उठाओगे तो आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो क्या सभी राज्य ऐसे ही लोन लेते हैं? नहीं, केवल कुछ ही राज्य हैं दोस्तों। बताया जाता है भारत में 4 राज्य हैं जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लोन उठा रहे हैं। क्योंकि लोन महंगा पड़ जाता है, इस वजह से ज़्यादातर राज्य यहाँ से लोन नहीं लेते। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो एक तो दिल्ली आपके सामने एग्जाम्पल है, क्योंकि दिल्ली पहले भी यहाँ से लोन ले चुका है। 2022 और 2023 के ईयर में लगभग 3,721 करोड़ रुपए का पहले लोन ले चुका है दिल्ली। उसके अलावा दूसरा जो राज्य है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा केरला है, केरला भी यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन ले चुका है, मतलब मांग की है पहले भी। तो उसके अलावा दोस्तों चौथा राज्य जो है मध्य प्रदेश। इन सब की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इस फंड से लोन उठा चुकी हैं, ध्यान में रखना है। ये 4 राज्य हैं। और ज़्यादातर राज्य यहाँ से लोन लेना क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि यहाँ पे जो पलट के ब्याज देना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे अच्छा मार्केट से उठा लिया जाए पैसा। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट्स नहीं लेते। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड बनाया गया है, यहाँ पे पैसा आता कैसे है, ये पैसा इकट्ठा कैसे होता है? वो होता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के माध्यम से। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स होती हैं जहाँ पे लोगों को बोला जाता है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है या सभी उम्र के जो लोग हैं वो अपने लिए अगर कुछ अमाउंट सेव करना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाके वो इकट्ठा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इस स्मॉल सेविंग स्कीम में जो भी आप पैसा जमा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, उसमें गवर्नमेंट ब्याज भी देती रहेगी, तो आपका अमाउंट वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। तो इससे आने वाले समय पर बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आप इन फंड्स का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये स्मॉल सेविंग स्कीम का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। नाउ क्वेश्चन ये है, इसके फीचर्स क्या हैं? अच्छे फीचर्स मिलते हैं। अगर आप इन स्कीम के अंदर में पैसा रखेंगे तो आपके बैंक एफडी से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नहीं तो फिर आपके पास में मान लो कुछ मनी है तो आप बैंक के अंदर में एफडी करवा सकते हैं, लेकिन उस फिक्स डिपॉजिट में, उस एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है। जबकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, तो आपका ज़्यादा अमाउंट बनकर आएगा, लास्ट में आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी। समझ रहे हैं? और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की एक प्रॉपर सिक्योरिटी आपको मिल रही है। जो इंटरेस्ट रेट हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज भी होते हैं, बार बार इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम समय पर बढ़ाया भी जाता रहता है। बैंक्स में लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते, बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जल्दी जल्दी इंक्रीज होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट आपको इन पर्टिकुलर स्कीम्स में मिलता है। अब ऐसी स्कीम कहाँ पर हैं? ऐसी स्कीम्स बहुत सारी हैं दोस्तों। 3 अलग अलग पार्ट्स में इन स्कीम्स को बांटा गया है। तो गवर्नमेंट एक तरफ चलाती है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम्स, जिसमें आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स हो सकते हैं। फिर दूसरी होती है सेविंग सर्टिफिकेट, आपने किसान विकास पत्र का नाम सुना होगा। फिर होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट आता है। तो इन सब स्कीम्स के अंदर में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये पैसा गवर्नमेंट के पास में जाएगा। फिर गवर्नमेंट इस तरीके से इस पैसा का उपयोग कर सकती है, लेकिन इसलिए तो बोला गया ये पब्लिक का पैसा है।
इसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर में कवर किया गया है और इसी पर्टिकुलर अकाउंट के तहत में जो हमारा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है वो हम लोगों ने तैयार कर रखा है। अब यहाँ पे जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसको इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, फिस्कल डेफिसिट्स को कवर करने के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उपयोग कर सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है, चाहे दिल्ली की सरकार ये पैसा क्यों ना उठा ले, तो आगे इनको चुकाना होगा ब्याज के साथ में। जो ब्याज यहाँ पे इकट्ठा होगा उस ब्याज से दोस्तों जो पब्लिक का पैसा इकट्ठा हुआ है इसके अंदर में उनको ब्याज दिया जा सकेगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स काम करता है और ऐसे वेरियस स्कीम्स इसके अंदर में काम करती हैं। नाउ अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, दिल्ली को इतने सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई? रीज़न यहाँ पर यह है, पिछले कुछ समय पर बहुत सारी फ्रीबीज चलाई गई हैं। ये आप आर्टिकल में खुद भी देख पाएंगे। यहाँ पे रेवड़ी और फ्रीबीज जो कल्चर है ये ज़्यादा प्रमोट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर डेट के अंदर में आ गया वो पर्टिकुलर स्टेट। यानी अभी रिसेंटली आपको पता होगा एक बातचीत भी हुई थी रेवड़ी के ऊपर में। रेवड़ी पे चर्चा करके यहाँ पर एक रिसेंट कैंपेन किया गया था, उसका टाइटल यही रखा गया था अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू, जिसमें इन्होंने 6 अलग अलग मेजर इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन किया। ये बात करते हैं कि दिल्ली के लोगों को फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में एजुकेशन, फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएंगे और जो बस ट्रैवलिंग है उसमें सब्सिडी मिलने वाली है वेमेन के लिए, एल्डर पिलग्रिमेज के ऊपर में काम करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने एक 7वीं स्कीम इसमें और ऐड कर दी। ये 1000 रुपये पर महीना दिया जाएगा हर एक दिल्ली की महिला को, इसको भी जल्दी लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा, ये गवर्नमेंट खर्चेगी, रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये फ्री में अमाउंट दिया जा रहा है। तो इसी को यहाँ पे हम लोग फ्रीबी कल्चर बोल देते हैं। इसको कई बार टर्म रेवड़ी कल्चर बोल दिया जाता है, रेवड़ी बोल दिया जाता है। समझ गए? मतलब ये कोट कर दिया गया था बस खाली एक, वैसे यहाँ पर फ्रीबीज का ये कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंट है। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या सिनेरियो होता है, किस तरीके से ये अमाउंट दिया जाता है दिल्ली को। जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी अपडेशन आएगा आगे वो यहाँ पे आपके साथ में समय पर डिस्कस करते चलेंगे। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने देखा कि ये इतने सारे डिटेल जो आपको दिए गए हैं इन स्कीम्स के बारे में, क्योंकि इस आर्टिकल में ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा इकोनॉमी को लेकर डायरेक्टली। तो करना क्या है, ये सब डिटेल्स दोस्तों आपको एक ऐसे सिंपल से PDF में दी जाती है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे सभी PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। बाकी एक ऐसा ग्रुप मिलेगा जहाँ पे करंट अफेयर का सभी डेटा डेली बेसिस पे अपलोड होता रहता है। तो आपको डेली बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, पुराना करंट अफेयर हो जाता है, तो नोट्स वगैरह बनाने की जिसकी टेंशन रहती है ना, आधे से ज़्यादा खत्म हो जाती है। ग्रुप में सीधा स्क्रॉल करके सभी डेटा आप पढ़ भी सकते हैं। PDFs वगैरह बार बार डाउनलोड करके इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप वेरियस टाइम्स PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ लो, डिलीट कर दो, बहुत ऑप्शन आपके पास में। और कोई टॉपिक पुराना है, आपको ढूंढना पड़ रहा है, PDF में कहाँ तक ढूंढते रहेंगे, कौन कौन सा PDF डाउनलोड करके देखोगे, तो सीधा टॉपिक सर्च करो, आपको पुराना टॉपिक मिल जाएगा, चाहे वो कितने ही 6 महीने पुराना क्यों ना हो, 1 साल पुराना क्यों ना हो। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है कम से कम उसको प्रेस कर दिया करो, एक सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। जहाँ पे हम लोगों ने टारगेट रखा है 5000 लाइक्स का, तो उसको पहुंचा दिया करो, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस की विद प्रॉपर नोट्स, बैकग्राउंड डेटा, वो सब जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। मैं सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डेली प्रोवाइड करवाता हूँ। और इंतज़ार किस बात का कर रहे हो, जो भी लोग नए जुड़े हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है और ये जल्दी से जल्द पूरा होगा और ये आप लोगों की मदद से होगा। तो मेक श्योर करें जितने भी लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तभी तो यहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा कल, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला जो आर्टिकल है पेज नंबर 2 पे प्रेजेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज संडे है, संडे में आर्टिकल्स बहुत सारे रिपीटेड भी हैं जो हमारे पिछले एक सप्ताह में कवर किए हैं। जो रिपीटेड टॉपिक हैं उनका रिविजन करवाऊंगा लास्ट में। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर नई नई चीज़ें समझ लो। पेज नंबर 2 पे आर्टिकल है, इसको छोड़ के मत जाना, काम का है, क्योंकि केरला के अंदर में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चाएं बहुत लंबे समय से हो रही हैं, वो है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट।
इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने केरला की सरकार से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि भैया आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक चल रहा है, कैसे करेंगे, ज़रा इसके ऊपर में हमको रिपोर्ट सौंपिए। तो इस वजह से ये मामला चर्चाओं में आ चुका है। मैं आपको बता दूं, ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ना, एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि शानदार इनिशिएटिव चलाया गया है केरला की सरकार के माध्यम से। पूरे स्टेट को जोड़ देंगे, 4 घंटे में आप पूरे स्टेट को कवर कर सकते हैं, जबकि पहले 12-15 घंटे लग रहे थे। अभी सिनेरियोज इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन यहीं पर बहुत सारी समस्याएं भी हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। समस्या ये है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट को लेकर, लोगों को हटाना पड़ रहा है, उनके परिवार, कम से कम 30-30 हज़ार परिवार का जो कह सकते हैं रोजगार है, जीवन है, वो बहुत खतरे में आ जाएगा। समझेंगे मामला क्या है। तो केरला का बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जहां पर तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन चलाई जाएगी और ये ट्रेन पूरे राज्य को कवर कर देगी 4 घंटे के अंदर अंदर। इसी को नाम दिया गया सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। उसके बाद अभी जब यहाँ पर हमारा जो केंद्र सरकार है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेलवे मिनिस्ट्री है, वो केरला की जो रेलवे मिनिस्ट्री है उनके साथ में बातचीत करती है, उनसे लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मांग करती है और उनको यहाँ पे सपोर्ट करती है, उनको यहाँ पे बताती है कि भाई आप लेटेस्ट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का उपयोग कीजिए और जितने भी यहाँ पर नए मेथड्स आ चुके हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। आप स्पीड की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केरला की सरकार बोल रही है हम 160 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों रखें, हम तो यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं 220 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। तो इसके ऊपर अभी बातचीत होगी, क्योंकि बोला जा रहा है एक मीटिंग अरेंज की गई है जहां पर केरला के रेलवे मिनिस्टर होंगे और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्टर होंगे। तो अगले ही सप्ताह यहां पर ये मीटिंग होगी जहां पे जितनी भी समस्याएं हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर वो सब डिस्कस की जाएंगी, उसके ऊपर एक क्लैरिटी बनाई जाएगी। सरकार ये भी बोल रही है कि कवच सिस्टम को भी इसमें लगा देना, जिससे ट्रेन आपस में कभी टकराएगी नहीं, है ना, कॉल्यूशन का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पर डिटेल्स इस आर्टिकल में मेंशन की गई। लेकिन क्या ये आर्टिकल केवल और केवल इनफ रहेगा एग्जाम के लिए? कभी नहीं। एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी, मैं आपको हट कर पढ़ाने वाला हूँ। बस खाली इतना ध्यान रखना कि हाँ, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट चर्चाओं में आ चुका है। कहाँ पर है? केरला में। आओ मैं आपको मैप में लेकर चलता हूँ, अच्छे से घुमा के लाता हूँ। ये है इंडिया का मैप, हमें चलना है केरला। तो केरला हमारा बिल्कुल सदर्न टिप पर आपको देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर राज्य है जो तमिलनाडु और कर्नाटका के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अरेबियन सी के साथ में बॉर्डर लगता है और अरेबियन सी से इधर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स और केरला के बीच में यहाँ पर बीच में एक मैरीटाइम बाउंड्री भी नज़र आती है। ठीक है, अब केरला में यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसी पर्टिकुलर मैप को हम जूम करके देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस मैप को जूम करोगे ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब केरला में डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे है थिरुवनंतपुरम, सबसे साउथ टिप पर है थिरुवनंतपुरम और बिल्कुल नॉर्थ में, केरला के नॉर्थ में है कसारगोड। तो ये जो ट्रेन चलाई गई है ना, सिल्वर लाइन ट्रेन, ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, थिरुवनंतपुरम को सीधा जोड़ देगा कसारगोड से। तो ये पटरियाँ बिछाई जा रही हैं इस वाले रास्ते पे। ठीक है, तो आपको अगर थिरुवनंतपुरम से कसारगोड जाना है तो पहले कम से कम 12 से 14 घंटे लग जाया करते थे। फिर रोड पे भी ट्रैफिक हुआ करता था, रोड से भी लोग जाते थे। नॉर्मल ट्रेन्स जो जाती थी उनमें जो स्पीड है वो बहुत कम हुआ करती थी, 40-45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये सारे के सारे वेस्टर्न घाट्स पहाड़ी इलाका है। तो बहुत सारे यहाँ पर टर्न्स वगैरह, कर्व्स वगैरह बन जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी सीधी सीधी लाइन बिछा रहे हैं जहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन कम से कम 220 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड ट्रेन को चलाया जा सके। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम सीधा बुलेट ट्रेन कह रहे हैं, इतनी हाई स्पीड वाली जो ट्रेन है वो थिरुवनंतपुरम से कसारगोड तक चलाएंगे। और ये ट्रेन पता है, ये 12 से 14 घंटे के रास्ते को कम करके केवल 4 घंटे पर लेकर आ जाएगी। तो 4 आवर्स के अंदर में आप कसारगोड से थिरुवनंतपुरम और थिरुवनंतपुरम से कसारगोड जा सकते हैं। यही हमारा पूरा का पूरा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है। ध्यान में रखिएगा, ये मैंने पर्टिकुलर मैप ड्रॉ कर दिया है। ये आपका ऑरेंज कलर की जो लाइन है, यही लाइन बिछाई जा रही है जहाँ पे ये ट्रेन रन करेगी। ये डिटेल्स मैं शेयर कर चुका हूँ। 2024 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 14 घंटे का रास्ते कम से कम 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी इधर से उधर ट्रैवल करने में। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, टूरिज़्म बढ़ेगा, आपस के डिस्ट्रिक्ट में लोग आराम से ट्रैवल कर पाएंगे इधर से उधर, क्योंकि 4 घंटे फिर भी बहुत ज़्यादा कम है 14 घंटे के कंपैरिजन में। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन यह है कि इसी पर्टिकुलर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में पिछले कुछ समय पर बहुत सारे इश्यूज़ भी हमको देखने को मिले हैं। सर वो समस्या क्या है, ज़रा ये सुनिए। बहुत सारे लोग लगातार इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना यहाँ पर यह है कि ये प्रोजेक्ट आप लगाओगे क्योंकि इतनी लंबी रेलवे लाइन बिछाना ये कोई छोटा मोटा रास्ता तो नहीं है,
ये पता है कितनी लंबी है? 532 किलोमीटर, 532 किलोमीटर्स का रेलवे लाइन बिछाया जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। इसको बिछाने के लिए आप इस पूरे रास्ते में जितने लोग प्रेजेंट है सबको हटाना पड़ेगा, इस एरिया को साफ करवाना पड़ेगा। इसमें एग्रीकल्चरल लैंड भी प्रेजेंट है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो एनवायरमेंट को बर्बाद करने वाले हैं। सोसाइटी के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं केरला की सरकार से कि भाई केरला एक डेड रिडन स्टेट है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कर्जे में है। जैसे मैंने अभी आपको दिल्ली वाला ये आर्टिकल पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, वहीं पे बताया था कि जो NSSF वाला फंड है, यहाँ से केरला भी एक ऐसा राज्य है जो फंड्स को एज अ लोन लेता है। 4 राज्यों में से केरला भी है उसमें। तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया, पहले ही इनके ऊपर में बहुत सारा कर्जा है, तो वो कैसे इस प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा उसका क्या? हम पहले ही क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर को काउंटर करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये जो ट्रेन सर्विस है क्या ये अफोर्डेबल होगी? क्योंकि प्रोजेक्ट सुनने में अच्छा लग रहा है कि पूरे एरिया को हम 4 घंटे में कवर कर देंगे, लेकिन जितना पैसा हज़ारों करोड़ों रुपया इसके अंदर में लगेगा, क्या उसके हिसाब से ट्रेन का टिकट तय किया जाएगा? ट्रेन सर्विस ज़्यादा महंगी नहीं हो जाएगी? अगर ज़्यादा महंगी हो जाएगी ट्रेन सर्विस तो लोग यहाँ पे उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो आपके प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या होगा फिर? समझ रहे हैं? फिर उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये पटरियाँ जब आप बिछाएंगे तो बहुत सारे लोगों को हटाना पड़ रहा है रास्ते से, उनको कहाँ लेकर जाएंगे? उनको कहीं पर घर देंगे या नहीं देंगे? उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, ज़रा ये बताइए। क्योंकि इसमें कोई छोटे मोटे लोगों की बात नहीं हो रही है, कम से कम 30,000 परिवार के ऊपर में असर पड़ने वाला है, वो ही बोला जा रहा है। सबसे बड़ा चिंता का विषय जो लोग लेकर बैठे हैं वो है लैक ऑफ कंसल्टेशन। आपने बातचीत क्यों नहीं की वहाँ के लोकल एरिया से? भाई 532 किलोमीटर का ये पूरा रेलवे लाइन ट्रैक बिछाना एक बड़ा इनिशिएटिव है, जहाँ पे आपको लोकल एरियाज़ के लोगों के साथ में डिस्कशन करना चाहिए था, पता करना चाहिए था इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बुरा तो नहीं पड़ेगा। आपने खुद से ही डिसाइड कर लिया, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है। इसमें दोस्तों 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा, 11 स्टेशन बनाए जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो केरला का जो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केरेल बोलते हैं, या फिर आप इसका पूरा एक फुल फॉर्म देखेंगे तो वह है केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बाकी यहाँ पे जो हमारे यहाँ केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, इन दोनों के बीच का जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, ये उसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के फीचर क्या होंगे बता ही चुका हूँ भाई। 9 डब्बों वाला यहाँ पर पूरे तरह से इस ट्रेन को तैयार किया जाएगा, है ना, जिसमें से बढ़ाकर उसको 12 भी कर सकते हैं। 600-700 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं बिजनेस और स्टैंडर्ड क्लास सेटिंग्स के अंदर में। ट्रेन की स्पीड 220 किलोमीटर होगी, स्टैंडर्ड ट्रैक होगा, कंप्लीट जर्नी 4 घंटे से अंदर अंदर हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, जिससे रोड्स के ऊपर में ट्रैफिक वगैरह कम हो जाएगा, ये भी बोला जा रहा है। फिर एक और क्वेश्चन ये भी उठाया गया कि भाई ये प्रोजेक्ट आज के समय पर ज़रूरी बहुत था, है ना, केरला के लिए ज़रूरी है ये प्रोजेक्ट। रीज़न, इससे टाइम बचेगा लोगों का, 12 घंटे का रास्ता 4 घंटे से कम। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आज के समय पर चलती हैं, लेकिन उनकी स्पीड केवल 45 किलोमीटर है, क्योंकि पूरा पहाड़ी रीजन है, तो बहुत सारे कर्व वगैरह बीच में आ जाते हैं, जो आपको बता चुका हूँ। फिर कई बार क्या होता है, लोग यहाँ पे फिर रास्ता चुनते हैं, रोड्स के माध्यम से जाते हैं, तो रोड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता है, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर सकेंगे, पोल्यूशन थोड़ा सा काउंटर किया जा सकेगा। समझ रहे हैं, ये बोला गया। फिर यहीं पर इस प्रोजेक्ट में कुछ समस्याएं बताई गई। समस्याएं ऑलरेडी आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि 30,000 परिवार पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है, कैपिटल यानी बहुत सारा पैसा को रिक्वायरमेंट होगा, और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं करंट समय पर। यह ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बताइए भाई सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, इससे संबंधित समस्याएं क्या हैं, इससे संबंधित यहाँ पर जो आज के समय पर प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ज़रूरत क्या है यह प्रोजेक्ट लगाने की, हर एक बात इसको अच्छे से याद करके चलते हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर हमारी जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पेज नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी पेज नंबर 3 के ऊपर में आप इसको लिंक कर पाएंगे, ठीक है। अब तो पेज नंबर 3 पे आर्टिकल प्रेजेंट है, क्या बात करता है जरा सुनिएगा। स्नेक बाइट केसेस टू बिकम अ नोटिफिएबल डिजीज, ऐसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। हुआ एक्चुअली में क्या, केंद्र सरकार ने हमारी राज्य सरकारों को, स्टेट्स को एक लेटर लिखा, और लेटर लिखते हुए बोला कि जो स्नेक बाइट के केसेस हैं, यानी सांप के काटने की वजह से जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, या लोग यहाँ पर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, इस बीमारी को एक नोटिफिएबल डिजीज का टैग दे दो। नोटिफिएबल डिजीज का टैग देने के बाद में क्या होगा, स्नेक बाइट के केसेस को लेकर प्रॉपर तरीके से हम डेटा इकट्ठे करना शुरू कर देंगे।
और डेटा को तुरंत हमेशा सरकारी अथॉरिटीज़ को बार बार ये दिया जाएगा, जिसके बाद हमारे पास में कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी कि स्नेक बाइट के कारण क्या है, क्योंकि डेटा इकट्ठा होगा तो उसमें कारण भी देखने वाले हैं। कारण के साथ साथ हम ये देख पाएंगे डेथ हो क्यों रही है ना। तो अगर हमारे पास में डेटा होगा तो उसके हम प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस दे सकेंगे। तो ये सॉल्यूशंस बनाने के लिए इसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास में होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी के पास में तभी दिया जाएगा जब इसको एक नोटिफिएबल डिजीज़ डिक्लेयर करेंगे, ताकि यहाँ पे सरकारी अथॉरिटी को केंद्र सरकार इस बीमारी के बारे में प्रॉपर तरीके से नोटिफाई कर सके। और नोटिफाई अगर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो दोस्तों स्नेक बाइट वाले केसेस पे एक रोबस्ट सर्विलांस मेंटेन कर सकेंगे, यानी प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर में निगरानी रखी जा सकेगी। अब निगरानी रखेंगे, नए नए सोल्यूशन लेकर आएंगे, क्योंकि सांप के काटने के बाद में सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या होता है, वो होता है एंटी वेनोम। ठीक है, जहर को काटने के लिए एक दूसरा जहर इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। क्योंकि यही प्रॉब्लम दोस्तों आज एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ भी है, यानी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो निगलेक्ट कर दी चली जाती है। आज हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है। 50,000 से ज़्यादा लोगों की साल भर में जान चली जाती है इसी सांप के काटने की वजह से इंडिया के अंदर में। और बोला यह जाता है दुनिया में जितने भी केसेस होते हैं सांप के काटने की वजह से जान जाती हैं, उसमें से आधी जानें इंडिया में जाती हैं। या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विक्टिम बन जाते हैं, है ना, या कह सकते हैं सांप के काटने की वजह से अगर वो बच गए तो कह सकते हैं उनका वो ऑर्गन काटना पड़ जाता है, उनको डिसेबिलिटी फेस करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ जाती हैं। तो वही बोला जा रहा है इसको नोटिफिएबल डिजीज़ डिक्लेयर कर दो, जिससे डेटा इकट्ठा किया जाएगा, और डेटा इकट्ठा होगा तो हम लोग क्या कर सकेंगे, इसके ऊपर में नए नए सोल्यूशन लेकर आ सकेंगे। क्योंकि आपके पास में अगर एक जगह का डेटा है तभी आप प्लानिंग कर सकोगे, आपके पास में किताबें हैं तभी आप ऑर्गेनाइज करके पढ़ सकोगे कि हाँ भाई आज ये करना है, आज वो करना है। जब डेटा ही नहीं होगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सिलेबस नहीं होगी, तो पढ़ाई कैसे करोगे? समझ रहे हैं? अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन यह है कि सर ये नोटिफिएबल डिजीज़ होती क्या है? इसको हमने नोटिफिएबल डिजीज़ डिक्लेयर करने की बात तो कर दी, होती क्या है ये? क्या और भी बहुत सारी बीमारी हैं जिसको नोटिफिएबल डिजीज़ बनाया गया है? हाँ, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं दोस्तों। रिसेंटली मलेरिया को भी नोटिफिएबल डिजीज़ का टैग दिया गया है। ये बीमारियां वो होती हैं जहां पे लॉ के हिसाब से सारी जानकारी बीमारी को लेकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है 1969 का, यहीं से दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को चुना गया है। और बोला जाता है ये एक अच्छा तरीका है किसी भी बीमारी के ऊपर में निगरानी रखने का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास में सारी इकट्ठी होगी, जिससे सरकारी अथॉरिटीज़ को एक मदद मिल जाएगी। वो बीमारी को मॉनिटर भी कर सकते हैं और अर्ली वार्निंग भी दे सकते हैं कि हाँ ये बीमारी अब ज़्यादा हो रही है, तो एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हैं कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया में ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि डेटा है तो पता लगा सकते हैं। तो किसी भी बीमारी को अगर हम नोटिफिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो इससे उसके स्प्रेडिंग के ऊपर में कंट्रोल किया जा सकता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिजीज़ के अंदर में, वो सब यहाँ पर क्या आती है, इसको नोटिफाई डिक्लेयर करने की सारी जिम्मेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है, और स्टेट गवर्नमेंट फिर ये डेटा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक सौंपती है। और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी डिजीज़ को नोटिफिएबल डिजीज़ डिक्लेयर किया हुआ है। उस लिस्ट में कौन कौन सी हैं? कॉलरा है, एंसेफेलिटिस है, एंसेफेलिटिस के बारे में कल हमने बात की थी, याद होगा। फिर लेप्रोजी है, मेनिंगिटिस है, प्लेग है, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, येलो फीवर, डेंगू, लगभग सभी बीमारी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियोज़ के अंदर में, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, है ना। आप खुद देखो, सर्च करोगे, जो पेड ग्रुप वाले हैं वो सर्च करोगे, आपको लगेगा हाँ सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहती हैं। तो डिजीज़ वाला सेक्शन एक इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए, तो ध्यान रखना। नोटिफिएबल डिजीज़ वाला केस क्या है, समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं स्नेक बाइट एनवेनमिंग के बारे में। ये क्या है मामला? ठीक है, क्योंकि नोटिफिएबल डिजीज़ इसे ही तो बनाया जाने की बात हो रही है। तो है क्या एक्चुअली में ये बड़ी प्रॉब्लम? सांप का काटना, सांप के काटेगा, क्योंकि सांप में बहुत सारे ऐसे सांप भी हैं जो जहरीले नहीं होते, लेकिन बहुत सारे सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, इतने जहरीले कि उसका जहर चढ़ जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे उस जहर की वजह से एक इंसान की मृत्यु हो जाती है ना। काफ़ी सारे केसेस के अंदर में, कुछ केसेस में इंसान बच भी जाता है, तो वो उसका विक्टिम बन जाता है। तो स्नेक बाइट एनवेनमिंग ये जो केस है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासीफाई किया है और इसको एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का दर्जा भी दिया गया है। ये आज के समय पर एनटीडी है, ध्यान में रखना। नाउ क्वेश्चन यह है कि सर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती क्या है, जरा पहले ये सुन लो। ये वो इन्फेक्शंस होते हैं या वो बीमारियां होती हैं जो स्पेशली गरीब लोगों को सता रही हैं या डेवलपिंग रीजन्स में फैल रही हैं, अफ्रीका, एशिया या फिर साउथ अमेरिका के कई सारे कंट्रीज में फैल रही हैं।
और ये होती किसकी वजह से? पैथोजन की वजह से। कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, पैरासिटिक वर्म हो गया, इनकी वजह से बीमारी फैलती है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज वो बीमारियां हैं जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ट्रॉपिकल एरियाज में लगातार फैल रही हैं। ट्रॉपिकल एरियाज कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो हिस्सा है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। उसमें जितने भी हिस्से आते हैं देशों के, वो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं। और यहाँ पे इंडिया का भी बहुत बड़ा पोर्शन आता है, पूरा का पूरा सदर्न टिप आता है। तो ये जो बीमारियां देखने को मिलती हैं जिसको हमने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोला है, ये वो बीमारियां हैं जिनके ऊपर में प्रॉपर पैसा नहीं खर्च हो रहा है, रिसर्च और ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है। इसमें एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स, मलेरिया का। तो भाई इस पे भी तो निगरानी रखने की ज़रूरत है ना, ये भी बड़ी समस्या है। इस वजह से NTD इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के? तो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं इसमें आपका स्नेक बाइट एनवेनेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्कैबीज है, यॉज है, ट्रैकोमा है, लेशमनेसिस है और चेगेज डिजीज़ है। ये सब बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। अब यही नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ आपकी वायरस की वजह से भी हो सकती हैं, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकती हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं, हेलमिंथ की वजह से हो सकती हैं। तो उसके पीछे कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये सब लिस्ट आपके सामने यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो WHO ने इसको भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिक्लेयर कर दिया। ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। बाकी दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, स्नेक बाइट जो है इसका सबसे बड़ा रिस्क गांव वाले क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर एरियाज में, जहाँ पे लोगों के पास में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते, है ना। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी घास फूस भी पड़ी है, उसमें सांप छिपे रहते हैं, गलती से पैर रख दिया तो वो काट लेते हैं। ऐसे नहीं काटेंगे, दब वब गए तो काट लेते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो हमारे जो रूरल एरियाज है स्पेशली, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये समस्याएं होती हैं। स्पेशली अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ओशियानिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। यहाँ पे हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो आज के समय पर ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस स्नेक बाइट एनवेनमिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका असर क्या पड़ता है? बहुत सारे जो स्नेक बाइट विक्टिम्स हैं दोस्तों, जो इससे पीड़ित हैं, वो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं। आपको बता चुका हूँ। कुछ लोगों का क्या होता है, जहर जब फैल रहा होता है तो उस ऑर्गन को बॉडी से कट कर दिया जाता है ना। या फिर एक इंसान के आंख में कोई सांप ऐसे होते हैं, जैसे कोबरा की बात करते हैं, तो वो जहर छिड़कता है दूर तक, है ना, दूर तक स्पिट करता है। तो स्पिट करता है तो कभी आंखों में चले जाता है लोगों के, तो आंखों में चले जाएगा तो वो आंख खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों को फेस करना पड़ता है। ऐसे ढेरों केस आते रहते हैं। इसका प्रेवलेंस देखेंगे तो भारत के अंदर में ही केवल 50,000 मृत्यु हो रही है हर साल। 30-40 लाख स्नेक बाइट के केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा संख्या है। इंडिया में 90% जो सांप के काटने के केसेस आते हैं, जो सबसे खतरनाक होते हैं, उसमें से 4 सबसे बड़े सांप के काटने की वजह से होते हैं। उसमें से एक है कॉमन क्रेट, जो डेंजरस है दोस्तों, इसका जहर बहुत डेंजरस है। फिर है इंडियन कोबरा, अगेन आपको पता है। रसल्स वाइपर बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, रसल वाइपर, 100 स्केल्ड वाइपर। ये चारों के चारों सांप वो हैं दोस्तों जो मोस्ट वेनोमस स्नेक्स हैं। तो लोगों की मृत्यु जो हो रही हैं वो ज़्यादातर ऐसे सांप के काटने की वजह से भी होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे बड़े खतरे हैं आज इंडिया के अंदर में लोगों के लिए। नाउ क्वेश्चन ये है कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, डेटा हमारे पास में इतना सब कुछ है, तो आगे के लिए क्या डिसाइड किया? हमारे पास में कोई रोड मैप वगैरह है नहीं है, हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन को काउंटर करने के लिए या नहीं? तो देखिए, WHO ने प्रॉपर डिटेल्स हमारे पास में रेडी की हैं। WHO ने एक रोड मैप तैयार किया 2019 में, जहाँ पे इनका मेन पर्पस क्या है कि सांप के काटने की वजह से जो मृत्यु हो रही है उसको 2030 तक हम आधा कर देंगे। लोगों को यहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर हम इसके लिए दवा बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सांप के जहर ऐसे हैं जिनको लेकर प्रॉपर दवा भी नहीं है जो उसको उस जहर को काट सके। इतना डेंजरस जहर यहाँ पे कुछ सांप के अंदर में पाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है कि वो क्या करेंगे, एंटी वेनम स्टॉक पाइल तैयार करेंगे, यानी सांप के जहर को काटने के लिए जो एंटी वेनम है वो तैयार किया जाएगा। उसका पूरा भंडार रेडी करके रखेंगे, जिसमें स्नेक बाइट ट्रीटमेंट के ऊपर में फोकस किया जाने वाला है। हमारा एक नेशनल हेल्थ प्लान चलाएंगे जहाँ पे अलग अलग देश जहाँ पे समस्याएं बड़ी हैं वहाँ पे ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करवाएंगे, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, लोगों को एजुकेट किया जाएगा कि भाई अगर आपका काम ऐसा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है और आपके एरिया में ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो आप इन इक्विपमेंट्स को फॉलो कीजिए, ऐसे बूट पहन लीजिए, जब कोई समस्या होगी तो वो सांप के काटने से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर WHO के इनिशिएटिव्स हैं। बाकी इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या हैं दोस्तों? तो इंडिया ने भी बहुत सारे कदम उठा रखे हैं। जो हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके जो रिसर्चर्स हैं, है ना, इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रखा है। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम चला रखा है।
है ना। और 2013 से ही हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें अपने इस स्टेप्स को इंटेंसिव करने की आवश्यकता है। समझ गए? चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अब है सीधा दोस्तों, यह है हमारा पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर ये दोनों ही आर्टिकल जो प्रेजेंट हैं, दोनों ही काम के हैं, इस वजह से यहाँ पे लगा रखे हैं। एक आर्टिकल आपका यह है और दूसरा यहाँ पर यह है। पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाला। तो दोस्तों एक सीड कांग्रेस के बारे में बात हो रही है, कल भी यहाँ पे आर्टिकल प्रेजेंट था। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस क्या मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है एक बड़ी गैदरिंग, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनका सम्मेलन, उसको बोलते हैं एक बड़ी मीटिंग, उसको बोलते हैं कांग्रेस। तो ये सीड कांग्रेस क्या है? जो हमारी फसल जब लगाते हैं खेत के अंदर में, तो फसल में क्या लगाते हैं? सबसे पहले बीज लगाते हैं, है ना। वही बीज यहाँ पे उभर कर फसल बनकर आती है, उसी की कटाई होती है, वही हम कंज्यूम करते हैं। तो वही बीज की बात हो रही है, सीड की बात हो रही है कि भाई एक अच्छा सीड को प्रोड्यूस किया जाए, एक अच्छा सीड लगाया जाए जिससे हमको अच्छी फसल मिले। इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग होती है यहाँ पर, इसको नाम दिया गया सीड कांग्रेस। और यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर में एक बड़ा मुद्दा रिजॉल्व किया गया। ये बोला गया है हम बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया दूसरा, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं समझाऊंगा बहुत आराम से, डोंट वरी, मजा आएगा आपको पढ़कर। तो ऐसी क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए अभी रिसेंटली इस मीटिंग के अंदर में डिस्कशन होता है। तो पहले मैं आपको आर्टिकल का एनालिसिस करके बता देता हूं कि मामला क्या चल रहा है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर हैं, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। और जो ये मीटिंग हुई है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये 13वां एडिशन था। 3 दिन तक का यहाँ पे मीटिंग चलती है, जो कल समाप्त हो चुकी है, जिसका नाम है नेशनल सीड कांग्रेस। बीज को लेकर यहाँ पे बातचीत हुई है ताकि एक अच्छी बीज हम प्रोवाइड करवा सके अपने फार्मर्स को, फार्मर्स का और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके अपने देश में। ये जो फोकस होने वाला है, इसका मेन पर्पस है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। या हम ऐसी बीज डेवलप कर लें जो स्ट्रेस टॉलरेंट हो। कहने का मतलब है आज हम क्लाइमेट चेंज की समस्या फेस कर रहे हैं, है ना। प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता, कभी कभी तो ड्राफ्ट का सिचुएशन यानी सूखा पड़ जाता है। तो हम ऐसी बीज बना लें जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो। अगर सूखा पड़ भी रहा है या क्लाइमेट चेंज की कोई समस्या है तो भी यहाँ पे हमारी जो फसल है वो अच्छी उग कर आए, फार्मर्स को किसी प्रकार का लॉस ना हो, देश में फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, सभी लोगों को प्रॉपर मात्रा में खाना मिलता रहे, सभी की थाली में अफोर्डेबल एक्सेसिबल यहाँ पे फूड प्रोवाइड होता रहे। ये हमारा मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर कांग्रेस के अंदर में जो तैयार किया गया है। इसमें एक नया सीड बिल भी तैयार करने की बात की गई है, जहाँ पे बीजों को लेकर एक नया व्यापार शुरू किया जाएगा। अच्छी क्वालिटी की बीज बनाई जाएंगी हमारे किसानों के लिए, जिससे एक अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकेगा। और ध्यान में रखने वाली बात है बहुत सारी, और वो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि अब की बार नेशनल कांग्रेस, ये जो सीड कांग्रेस है, इसका एक इंपॉर्टेंट थीम भी था। थीम रखा गया है, हर साल एक थीम होता है ना। तो इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है फॉस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशन, पार्टनरशिप, नॉलेज एक्सचेंज इन द सीड सेक्टर। ये पर्टिकुलर थीम है। नेशनल सीड कांग्रेस को लेकर न्यूज़ क्या है, ध्यान में रखिए। जो इवेंट है 3 दिन तक चला, जैसे मैंने बोला कल सैटरडे को ये इवेंट समाप्त होता है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी कौन सी है? एक बॉडी है IRRI, दैट इज राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो चावल को लेकर वर्क करती है। फिर दूसरी बॉडी है ISARC, दैट इज साउथ एशिया रीजनल सेंटर। फिर है आपका NSRTC, दैट इज नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इन सब ने मिलकर जॉइंटली इस पूरे कांग्रेस इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, जो 3 दिन तक चला। तो ये जो नेशनल सीड कांग्रेस वाली मीटिंग हुई 2024 की, इसमें हम बात कर रहे हैं नए प्रकार की सीड्स को डेवलप करने की। एक अच्छा बीज बनाया जाए जिससे फसल अच्छी उगेगी। इसका मेन फोकस है हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकेंगे, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट चेंज वाला टॉलरेंट सीड बनाने वाले हैं, जो क्लाइमेट चेंज को झेल सके। जैसे आज के समय पर हमारे ज़्यादातर मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज होते हैं, बाजरा, जोवर, रागी, इनको भी हम उगा सकते हैं। सूखे रीजन में पानी की रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है। तो एग्जाम में यहाँ से दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेशनल सीड कांग्रेस एग्जैक्टली क्या है। ये एक एनुअल गैदरिंग है, हर साल होती है। इस बार 2024 में इसका 13वां एडिशन था, ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो इसमें रिसर्चर्स होते हैं बहुत सारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, फार्मर्स भी होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, जो सब मिलकर एक प्लानिंग तैयार करते हैं कैसे हम भारत के अंदर में एक अच्छा सीड सेक्टर बदला सकते हैं। ठीक है, तो मेन पर्पस यही है इंडिया के सीड सेक्टर को मजबूत करना, ताकि अच्छी फसल हो और फूड सिक्योरिटी बनी रहे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किसने किया है? ऑर्गेनाइज किया है IRRI ने।
आगे आप ये जो यहाँ पर ISARC है ना, इसके आगे का आई का जो मतलब है वो है IRRI। बाकी है साउथ एशिया रीजनल सेंटर। इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉडी है ISARC, ये बॉडी हमारे देश के अंदर में कह सकते हैं कि जो एक नेशनल सीड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर हमारे देश के अंदर में, ये ट्रेनिंग सेंटर प्रेजेंट है वाराणसी के अंदर में। इसी के ही हेडक्वार्टर में ये इसका हेडक्वार्टर भी प्रेजेंट है ना। और आज के समय पर जो ये IRRI है, इसका मेन हब दोस्तों वाराणसी के अंदर में ही प्रेजेंट है, जहां पे हम बात करते हैं साउथ एशिया और अफ्रीका के अंदर में प्रॉपर तरीके से रिसर्च को बढ़ाने की। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हमारा साउथ एशिया हो गया, इन पर्टिकुलर रीजन्स और ऐसे वाले हिस्से के अंदर में आपस में पार्टनरशिप बढ़ाने की, ताकि आपस में मिलकर सीड डेवलपमेंट को लेकर काम किया जा सके। समझ रहे हैं? हमारी जो ये सेंटर है पूरा का पूरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2018 में किया था, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में नए डेवलपमेंट कर सकें। ये हमारा मेन पर्पस था। तो ये जो ISARC जिस बॉडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका ये पहला रिसर्च सेंटर है जो हमारे फिलीपींस के बाहर बना है। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग बात करते हैं IRRI की, तो ये एग्जैक्टली क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्पेशली चावल को लेकर वर्क करता है। लेकिन इस IRRI का मेन हेडक्वार्टर पता है कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर में। कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर में इसका मेन हेडक्वार्टर है। बट पहला इसका एक और नया जो इनिशिएटिव है वो ओपन कर दिया गया है, जो फिलीपींस से बाहर है और वाराणसी के अंदर में कवर किया गया है। वाराणसी के अंदर में हमारा नेशनल सीड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है। इसी सेंटर के प्रेमिसेस के अंदर में ही यहाँ पर हम लोगों ने इसका एक पहला रिसर्च सेंटर बना लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट रिसर्च सेंटर है IRRI का जो फिलीपींस से बाहर बना है। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। मेन बॉडी ये है जो राइस को लेकर वर्क करती है। इसका मेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया? फिलीपींस से बाहर। इसका हेडक्वार्टर वैसे फिलीपींस में ही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बेसिक फैक्ट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ये IRRI जो है ये भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ में कोलैबोरेट करता है, ताकि राइस की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें, या फिर जो इतने भी बीज हैं या सीड है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें, या जो हमारा सीड सिस्टम्स हैं उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें। ये हमारा मेन पर्पज़ होता है, जो कि अब की बार डिसाइड किया गया तब जब ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आर्टिकल में हेडिंग भी है, एक स्पेशल फोकस किया गया है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के ऊपर में। तो सर ये बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स होती क्या हैं, या कहें तो ये बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? चलिए बहुत ही बेसिक शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, आसान से शब्दों में। बायो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम अपने फसलों के अंदर में न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। बस इतनी सी यहाँ पर कहानी है। इसमें हम नई नई बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, आपने बायो फोर्टिफिकेशन राइस का नाम सुना है? सुना तो होगा, पढ़ाया है कई बार। ये राइस कौन सा है भाई? आजकल क्या होता है, चावल जो है वो नॉर्मल चावल है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं अगर हमारे देश में लोगों के अंदर में एनीमिया वाली सिचुएशन, यानी बहुत सारे लोगों में आयरन की कमी है, खून की कमी होती है, तो अगर ये दूर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं भाई? उसको आराम से दूर किया जा सकता है अगर हम अपने राइस को थोड़ा न्यूट्रिशियस बना दें, अपने चावल में ही आयरन को जोड़ दें। तो हम क्या करते हैं, चावल में अलग से ऊपर से मल्टीविटामिन ऐड कर देना। मल्टीविटामिन कहने का मतलब यहाँ पे आयरन की स्पेशली बात हो रही है। तो चावल में हमने अलग से आयरन मिला दिया, तो अलग से आयरन जब मिला दिया तो इसमें हमने आयरन बायो फोर्टिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो आयरन बायो फोर्टिफिकेशन चावल में भी होता है, बीन्स में, स्वीट पोटैटो, कैसावा या लेग्यूम्स में भी किया जाता है। तो हमारे फसल के अंदर में अलग से न्यूट्रिशन ऐड कर देना, इसी को ही बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसी वजह से बोला जा रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने फसलों में न्यूट्रिशन को इंप्रूव कर देते हैं। चावल में आपने आयरन मिला दिया, अब लोग जब चावल खाएंगे तो उनको आयरन भी मिल रहा है, खून की कमी दूर हो रही है। फिर ऐसी दोस्तों गेहूं, चावल, बीन, स्वीट पोटैटो या मेज़ के अंदर में हम जिंक मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं जिंक बायो फोर्टिफिकेशन। फिर कई बार स्वीट पोटैटो, मेज़ या केसवा के अंदर में हम प्रोवाइटामिन ए मिला देते हैं, है ना, तो बोल देते हैं प्रोवाइटामिन ए कार्टिनोइड बायो फोर्टिफिकेशन। या अमीनो एसिड हो गया या प्रोटीन बायो फोर्टिफिकेशन कर देते हैं सोरगुम के अंदर में या केसवा के अंदर में। तो ये सब चीज़ों को मिला देना, अलग से ऐड कर देना, इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन। इससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर में जो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी है, लोगों में कमी है, वो पूरी हो जाएगी। अब क्योंकि आयरन की कमी है, आपको पता है आज भारत में हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है। जहाँ पे आयरन की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, तो उसको दूर किया जा सकता है ये वाला चावल देके, जिसमें आयरन हम लोगों ने अलग से ऐड कर दिया है। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि सर हमें ये बायो फोर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ द बायो फोर्टिफिकेशन?
तो पहली नीड है मॉल न्यूट्रिशन। हमारे देश में कुपोषण बहुत ज़्यादा है, वरना हमें ज़रूरत ही क्या पड़ती है सब करने की। अगर कुपोषण लेवल ज़्यादा है, कुपोषण का मतलब क्या होता है कि खाना तो मिल रहा है लोगों को, लेकिन उस खाने में पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, तो ये माल न्यूट्रिशन का लेवल आज महिलाएं और बच्चों में ज़्यादा है भारत के अंदर में। हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट ये बताती है, 2019 से 21 के बीच में रिपोर्ट रिलीज होती है। इनका कहना है देश में 57% महिलाएं जिनकी उम्र 15 से लेकर 49 के बीच में है, और 67% बच्चे जिनकी उम्र 6 से लेकर 59 के बीच, 59 मंथ्स के बीच में है। तो ऐसे बच्चे और ऐसी महिलाएं आज एनीमिक हैं, यानी कि इनके बॉडी में ब्लड की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, आयोडीन की कमी है। इसी वजह से तो बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं। अब बायो फोर्टिफिकेशन करके चावल में हम अलग से आयरन ऐड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये चावल इनको दिया जाएगा, ये कंज्यूम करेंगे तो आयरन की कमी दूर हो जाएगी। तो पहला कारण माल न्यूट्रिशन। दूसरा कारण क्या है? डिजीज रेजिलेंट। जितनी भी बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स होती हैं दोस्तों, इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। नॉर्मल फसल में कीड़े लग जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी या बीमारी फैल जाएगी। तो यहाँ पे आपका सूखा पड़ जाएगा कहीं पर, या बीमारी हो गई है कोई, या टेम्परेचर ज़्यादा है, या कीड़े लग गए हैं, इन सब सिचुएशन को डील कर लेता है आराम से ये बायो फोर्टिफाइड क्रॉप। तो दूसरा फायदा यह है, इस वजह से बायो फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तीसरा, सस्टेनेबल होता है। एक बार जितनी बायो फोर्टिफाइड सीड्स इनको डेवलप कर लिया जाए तो इनको ही वापस से हम डुप्लीकेटली डेवलप कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी न्यूट्रिशन खत्म नहीं होता। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर चौथा यहाँ पर इसका एक ज़रूरत है, वो है नो बिहेवियरल चेंज नीड। क्योंकि बोला जाता है कि यहाँ पे किसी में कोई बदलाव नहीं करना। एक तरफ हम बोल रहे हैं लोगों में आयरन की कमी है, अब आयरन की कमी दूर करने के लिए लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। आप उनसे कहें कि भाई आप चावल ना खाएं, कोई ऐसा सामान खाएं जिसमें आयरन ज़्यादा हो। ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या करें, हमने चावल में ही आयरन मिला दिया, तो लोगों का कोई हैबिट भी चेंज नहीं हुआ, खाने पीने की फूड हैबिट चेंज नहीं हुई। चावल वो पहले भी खा रहे थे, अब भी खा रहे हैं। फ़र्क ये है हमने अलग से आयरन मिला दिया, तो अलग से उनको आयरन का जो न्यूट्रिशन है वो मिल रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा ज़रूरत या बेनिफिट्स कह सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन का। लास्ट इसकी जो ज़रूरत है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहाँ पर हम जो करंट समय पर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई ज़्यादा नई चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। और एक सेंसस आता है जिसको बोलते हैं कोपेनहेगन सेंसस। इस सेंसस ने एक बात बोली है, ये बोलता है कि अगर आप अपने देश के लोगों के ऊपर में 1 रुपये खर्च करते हैं फोर्टिफिकेशन के ऊपर, 1 रुपये खर्च करते हैं अगर अपने खाने के अंदर में न्यूट्रिशन ऐड करने के ऊपर, तो उसके बदले में आपकी इकॉनमी को 9 रुपये का फ़ायदा मिलेगा, लोग हेल्दी रहेंगे। तो इसके लिए बोला जा रहा है ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी है, जिसको आज प्रमोट किया जा रहा है हमारे इस पर्टिकुलर नेशनल सीड कांग्रेस में। और नेशनल सीड कांग्रेस क्या है ये पता चल गया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया है, कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, वो यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल्स पता चल चुकी हैं। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने, आप रेडी हैं भाई इसको सॉल्व करने के लिए? सिंपल हो गया ना। चलिए आगे आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर भी पेज नंबर 5 पर ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कटक हॉस्पिटल जो है ओडिशा के अंदर में, ये एक ऐसा हॉस्पिटल होने वाला है जो एक वन स्टॉप सेंटर होगा फॉर द सिकल सेल एनीमिया। अभी हम बात कर रहे थे इस वाले आर्टिकल में एनीमिया के बारे में कि महिलाएं बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, खून की कमी है, आयरन की कमी है, और ये समस्या बहुत ज़्यादा है। हर दूसरी महिला एनीमिया से गुजर रही है। तो इसी एनीमिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए एक नया स्टॉप सेंटर बनाया जा रहा है ओडिशा के कटक में, जहाँ पर सारे के सारे ट्रीटमेंट आपको मिल जाएंगे एनीमिया को दूर करने को लेकर। ठीक है, तो वो आर्टिकल यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट किया गया है। तो हुआ एक्चुअली में यह है, यूनिसेफ नाम की जो बॉडी है हमारी, कौन सी? यूनिसेफ। ये कौन सी बॉडी है? यह है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो इस बॉडी ने अभी रिसेंटली कटक के अंदर में जो एससीबी मेडिकल कॉलेज है इसको विजिट किया है। ये इस कॉलेज में गए देखने के लिए कि भाई यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज में पूरी क्षमता है या नहीं है, क्या यहाँ पे हम इसको एक वन स्टॉप सेंटर बना सकते हैं जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर बॉडी गई और उन्होंने डिस्कशंस यहाँ पे बहुत सारे किए। और बोला जा रहा है ओडिशा वैसे भी अगर देखेंगे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सिकल सेल डिजीज़ फिर भी बहुत ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि लगभग 47 लाख के आसपास केसेस हैं जो स्क्रीन करे गए, जिसमें से लाख के आसपास केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर में ये सिकल सेल बीमारी पाई गई है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सिकल सेल डिजीज़ एक हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, आपका ब्लड डिसऑर्डर है। आरबीसीज को लेकर आपके आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है इस सिकल सेल के अंदर में। समझ रहे हैं? बताऊंगा आगे, डोंट वरी। तो बोला जा रहा है कि भाई इसको लेकर डिस्कशन चल रहा है, इसको हम वन स्टॉप सेंटर बनाने वाले हैं ओडिशा के अंदर में एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को।
और यहाँ पे इसी हॉस्पिटल के अंडर में सारे के सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर एक इंसान हर एक तरीके से सिकल सेल का ट्रीटमेंट ले सकता है। सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, स्किल्स को प्रॉपर, मतलब जो स्टाफ है वहाँ पे उनको प्रॉपर स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। आईसीयू की फैसिलिटीज़ होगी, पेशेंट केयर होगा, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ताकि लोग अपने सिकल सेल बीमारी का इलाज कर सकें। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फ्राइडे में लोकसभा के अंदर नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को भी लॉन्च किया गया था 2023 में, जहाँ पे मेन पर्पस क्या है हमारा कि हम अपने देश से ये सिकल सेल एनीमिया ख़त्म कर सकें। एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि करोड़ों केसेस ऐसे हैं जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोग आपको देखने को मिलेंगे। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उपाय देने की आवश्यकता है। तो उपाय की शुरुआत हो रही है। सबसे पहला उपाय ओडिशा के कटक में लेकर आया जा रहा है, एक वन स्टॉप सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये न्यूज़ आर्टिकल तो आपको समझ में आया, लेकिन एग्जाम में आपसे सिकल सेल डिजीज़ के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो कैसे हैंडल करेंगे? चलिए मैं आपको अलग से ये डिटेल्स प्रोवाइड करवाता हूँ सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। क्या होती है ये डिजीज़? ये डिजीज़ एक इनहेरिटेड हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपकी जो आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल होता है उसका शेप चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फोटो देखेंगे तो मस्त समझ में आएगा। आपके बॉडी के अंदर में जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में से खून बह रहा है, खून सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी में खून का फ्लो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही ब्लड दोस्तों आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाता है इधर से उधर, जिससे आपके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका जो शेप होता है ऐसे गोल गोल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख पाओगे गोल गोल करके शेप है ना, ये हमारे आरबीसीज हैं, इनका शेप ये देखोगे ये गोल है। तो गोल शेप होता है, तो आराम से यहाँ पर ये जो ब्लड है वो फ्लो होता रहता है हमारे इन आर्टरीज के अंदर में। लेकिन जब इसी आरबीसी का, इसी रेड ब्लड सेल के शेप का एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या है, पहले ये गोल था, लेकिन अब इसका शेप दोस्तों क्रीसेंट हो चुका है, ऐसा हो चुका है, जैसा आप ये देखोगे ऐसा शेप हो चुका है। तो जब ऐसा शेप हो गया है तो इनका जो फ्लो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि यही आपकी आर्टरी है। इसमें पहले गोल गोल यहाँ पे आरबीसी से तो बहते थे, इनका शेप बदल के ऐसे हो गया, तो दोस्तों ब्लड स्टक होता है बीच में ही। आपका बॉडी के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन हेल्दी तरीके से नहीं हो पाता। इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल डिसऑर्डर, जहाँ पे आपके आरबीसीज का शेप चेंज हो जाए। तो आरबीसीज के अंदर में जब एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, इसका शेप पूरी तरह से बदल जाता है, तो बॉडी में सही तरीके से वो सर्कुलेट नहीं हो पाता। और जब सर्कुलेट नहीं हो पाएगा तो बॉडी के अंदर में खून की कमी होने लगेगी, एनीमिया होने लगेगा, है ना। या कई बार जहाँ पे जिस ऑर्गन तक खून नहीं पहुँच पा रहा उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, वो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये समस्याएं दोस्तों सिकल सेल डिजीज़ में आती हैं, और ऐसे करोड़ों पेशेंट इंडिया में प्रेजेंट हैं जो सिकल सेल डिजीज़ से गुजर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स की जब बात आती है तो सबसे पहला है क्रोनिक एनीमिया, वही जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब एनीमिया, खून की कमी होना, जिसकी वजह से थकान है, कमजोरी है, अब खून कम हो जाता है बॉडी में तो शरीर पीला पड़ने लगता है, तो यहीं पर पेलनेस भी आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा सिम्टम यहाँ पर पेनफुल एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी इंसान को सिकल सेल डिजीज़ होगा, क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, तो जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा, आपके हड्डियों में इंटेंस पेन होने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, आर्म्स लेग्स में दर्द होने लगता है। जो इंसान की ग्रोथ है या प्यूबर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है इस पर्टिकुलर सिकल सेल डिसऑर्डर के समय पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है? तो पहला सोल्यूशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर एनीमिया से दूर जाना है तो यहाँ पे आपको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो यहाँ पे करवाना होगा, ब्लड चढ़वाना होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोक्सी यूरिया एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव हो सकता है। हाइड्रोक्सी यूरिया एक ऐसा मेडिकेशन है जहाँ पे बॉडी के अंदर जो दर्द है इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना, और जो डिजीज़ है इसके कॉम्प्लिकेशंस को काउंटर किया जा सकता है। फिर आता है या फिर एक जीन थेरेपी, आप सीधा यहाँ पर आपके जीन के अंदर बदलाव करवाइए। अब जीन थेरेपी कैसे होता है, इसके अंदर में हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। आपने देखा होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जहाँ पर जो हमारी जीन है, स्पेशली डीएनए वगैरह की हम बात करते हैं, डीएनए आरएनए आपकी जीन है, तो इसके अंदर में एडिटिंग की जाती है, कुछ बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, तो आप या तो जीन थेरेपी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस सिकल सेल डिजीज़ से निपट सकते हैं। आज इंडिया के अंदर में सिकल सेल डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। भारत आज दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है जहाँ पे सिकल सेल डिजीज़ की इस बीमारी के साथ में काफ़ी सारे बच्चे जन्म लेते हैं।
भारत तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर नाइजीरिया है, दूसरे पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। नाउ नाइजीरिया और कॉन्गो दोनों के दोनों अफ्रीकन कंट्री हैं। फिर तीसरा देश दोस्तों एशिया से आ जाता है। समझ गए? अब आगे की बात सुनिए। इसी सिकल सेल डिजीज में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। आज हम यहाँ पे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे? समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, जानकारी नहीं होती है कि भाई यहाँ पर ऐसा पर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो ट्रीटमेंट या फिर सही तरीके से दिखाते नहीं है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर किसी के अंदर ये बीमारी है, कोई हॉस्पिटल गया है, इतने ज़्यादा जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी गई हो, तो इस वजह से वो इस बीमारी का पता नहीं लगा पाते, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली जाती है। या इसके सोल्यूशन है तो फिर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। बोला जा रहा है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना है सिकल सेल डिजीज़ का, तो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो सकता है किसी परिवार के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी दवाइयाँ लगती हैं, रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाना होगा और लगातार हॉस्पिटलाइजेशन चलता है, तो खर्चा बहुत आ जाता है। और अगर आप जीन थेरेपी करवाएंगे वो भी क्रिस्पर वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो आपका 2 से 3 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आ जाएगा। और ये बहुत मुश्किल होता है कि भाई आपका बोन मैरो मिल सके, भाई जो डोनर है उसका बोन मैरो चाहिए होगा, तो मुश्किल होता है इसके अंदर में। फिर उसके बाद आती है जो मेडिकेशंस वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा इसका लिमिटेड एक्सेस है। आज मार्केट में हाइड्रोक्सी यूरिया एक दवाई हो सकती है जो आपको ये जो दर्द है ये कम कर सकती है सिकल सेल डिजीज़ के अंदर में, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल ही बहुत ज़्यादा कम है, तो लोगों को मिलेगी कैसे? ये सब समस्याएं हैं दोस्तों, जिसकी वजह से सिकल सेल डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इंसानों के लिए और ज़्यादा यहाँ पे घातक हो जाती है। नाउ उसके बाद में यहाँ पे राइटर कुछ और सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। जैसे ये बोलते हैं हाल ही में कुछ नए उपाय आए हैं मार्केट में। जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने 2 जीन थेरेपीज़ को रिसेंटली अप्रूवल दिया है ताकि वो इस सिकल सेल डिजीज़ को टैकल कर सकें। और जो वो थेरेपीज़ हैं दोस्तों, इसमें एक है लिफगेनिया और दूसरी है कैसगेवी। दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में लिफगेनिया और कैसगेवी नाम की थेरेपी चर्चा में है, ये किस चीज़ के लिए लेकर आई गई हैं? तो सिकल सेल डिजीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पर ये बीमारी लेकर ये ट्रीटमेंट लेकर आया गया है। दोनों ही ट्रीटमेंट दोस्तों जो लाए गए हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं जिनकी उम्र 12 साल या 12 साल से ऊपर है। कैसगेवी वाला जो ट्रीटमेंट है ये यूके के अंदर में अप्रूव किया गया है। ये पहला क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी ट्रीटमेंट है। दूसरा जो लिफगेनिया है, यहाँ पे हम क्रिस्पर का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लड स्टेम सेल्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2 प्रकार के ट्रीटमेंट हैं जहाँ से आप ये सिकल सेल डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज़ आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होने वाला है। यहाँ पर देखो बहुत सारी डिटेल्स होंगी जो मैं आपके साथ में कल भी डिस्कस करूँगा। अभी के लिए यहाँ पर कुछ जो न्यूज़ है केवल वो जान लो। मामला क्या है? मामला यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं एक बड़े फेस्टिवल का, बड़े त्यौहार का। और वो इनॉग्रेशन चलेगा 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को एक बड़े त्यौहार का उद्घाटन होगा जो 6, 7, 8 3 दिन तक चलने वाला है। उस फेस्टिवल में हमारे देश के जो 8 नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट हैं करंट समय पर, इनके कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, इनकी इकॉनमी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये त्यौहार मनाने जाने वाले हैं। और ये जो त्यौहार है इसका नाम रखा गया है अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024। बहुत अच्छा नाम, अष्टलक्ष्मी मतलब यहाँ पर बात हो रही है हमारे इन 8 राज्यों के बारे में। और ये 8 राज्य हैं जिसकी बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और लक्ष्मी जी के 8 अवतार हैं, है ना, प्रॉस्पेरिटी, ऑपुलेंस, प्योरिटी, वेल्थ, नॉलेज, ड्यूटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो मेन 8 अवतार्स हैं, इन्हीं को ही यहाँ पर डिनोट किया गया है इन 8 राज्यों के लिए, जिसकी वजह से इस पूरे महोत्सव का नाम रखा गया है अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024। अगर आप देखेंगे तो ये है इंडिया का मैप और ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पूरा मैप। ये आपको देखने को मिल जाएंगे 9 राज्य। पहला यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, 8 राज्य। दूसरा यहाँ पे नागालैंड है, तीसरा मणिपुर है, चौथा मिजोरम है, 5वां त्रिपुरा है, छठा यहाँ पे असम है, 7वां मेघालय है और 8वां सिक्किम है। ये यहाँ पे दोस्तों हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ समय पे, और इन स्टेट्स के अंदर में जो कल्चर, जो इकोनॉमी, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो दर्शाया जाने वाला है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के दौरान, है ना। यहाँ पे जो लोग हैं उनका जो क्राफ्ट, उनकी कला है, इस एरिया में जितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 की शुरुआत होगी 6 दिसंबर से, जो कि 8 दिसंबर तक चलने वाला है।
और यहाँ पे बोला जाएगा पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। आज कनेक्शन इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बैठ पाता क्योंकि भारत के साथ में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी एक छोटे से रास्ते से होती है। जैसे आप देखेंगे ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न भाग है, ये बीच में जो पतला सा रास्ता है ये है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर का नाम भी देते हैं, इसी कॉरिडोर से दोस्तों नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट भी हमारे लिए हो जाता है। अब दोस्तों एक्चुअली होता यह है कि इसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हमें भारत से और ज़्यादा जोड़ना है, उस एरिया को और ज़्यादा प्रमोट करना है, दुनिया के साथ में हमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को जोड़ना है। तो इनके कल्चर इकॉनमी को सेलिब्रेट करना होगा, यहाँ पे पीएम मोदी मेंशन करते हैं। और इसके बारे में बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपको बैम्बू बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बैम्बू है, रबर है या लोकल प्रोडक्ट्स हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हमें इन सभी लोगों के साथ में काम करना होगा ताकि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को दुनिया के साथ में, भारत के साथ में और ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। इसके लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो महोत्सव है इसकी शुरुआत हो रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। वैसे कुछ और डिटेल्स भी हैं, जैसे मैं कई बार आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में समझा चुका हूँ, तो वो आप लोग याद रख पाएंगे, डोंट वरी। पहले भी बता चुका हूँ मैं कई बार, तो पॉसिबल हुआ तो कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो न्यूज़ है उसके बारे में जान लीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं, एक खबर यह है, आज से लगभग 2 दिन पहले मैंने खुद वीडियो में डिस्कस किया है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर। मैंने बहुत डिटेल से आपको ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पढ़ाई है जो रिसेंटली साउथ कोरिया के अंदर बुसान शहर में हुई है। और यहीं पर दोस्तों प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर बातचीत की गई है। इंडिया का स्टांस क्या है, भारत के साथ साथ सऊदी अरेबिया और भी काफ़ी सारे देश ऐसे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे वो रशिया हो, वो अभी इस एग्रीमेंट को क्यों फॉलो नहीं करना चाहते हैं, उनको लेकर ये बातचीत हो रही है। तो रिपीटेड आर्टिकल है, इसको ज़्यादा याद रखिएगा मत। बाकी एक आर्टिकल और है साइक्लोन फेंगल। तो साइक्लोन फेंगल दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु वाले कोस्ट पे पहुँच चुका है। 3 लोगों की जान गई है चेन्नई में और फ्लाइट वगैरह हिट हो चुकी हैं, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो ये जो साइक्लोन है इसका नाम दिया गया है फेंगल। क्या आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये फेंगल कौन से देश ने नाम दिया है? ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि परसों ही मैंने आप लोगों को फेंगल के बारे में पढ़ाया है और ये भी बताया है कि हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, कैसे ही साइक्लोन बनते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये था दोस्तों आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी सटीक तरीके से मिली होगी विद प्रॉपर डिटेल्स, विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली वीडियो देखो, पीडीएफ रात में सोने से पहले पढ़ लेना, काम खत्म। लेकिन मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन और चैनल पे सब्सक्राइब का बटन जो है दोनों को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।